हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका पूरा लाभ उठा रहे होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन चल रहा है अपना, जिसमें सभी करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं 2019 के लास्ट के और 2020 के, वो सभी कवर किए जाएंगे। एंड ऑफ द पेपर, जब आपका एंड ऑफ द डे है पेपर का, उस टाइम तक जो है जितने भी आपके करंट अफेयर बनेंगे उन सबको हम लोग करेंगे। इसमें कोई भी आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इनको जैसा मैंने बताया है उसी तरीके से तैयार करते चलिएगा। की नोट्स वाली बात नहीं भूलना है। कुछ पॉइंट्स ऐड जो करना चाहता है वो ऐड भी करें इसके अंदर, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स को ऐड भी करो ताकि तुम लोगों को जो है और भी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी तुम्हारी और चीज़ें ऐड होती रहेगी। और वो नोटबुक जो फिर आगे जो भी एग्जाम देना है उसमें क्विकली फटाफट से उसको पढ़ दिया, राइट। तो इस प्रकार से स्ट्रेटेजी से काम करना है। आज का हम लोग क्वेश्चंस है उनको करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िएगा शाबाश फटाफट और आंसर कीजिएगा इसका। निम्न में से कौन सा राज्य तृतीय ग्लोबल आलू कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य में होगा थर्ड पोटैटो कॉन्क्लेव? किस स्टेट में होने वाला है बताइएगा। किस स्टेट में नहीं, किस शहर में बता दो चाहे। तो स्टेट जो लिखा हुआ है यहाँ पर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। कौन से देश में होगा, कौन से राज्य में होगा, सॉरी, देश तो इंडिया में होगा। ये थर्ड पोटैटो कॉन्क्लेव ये होगा आपका गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है। थर्ड पोटैटो कॉन्क्लेव जो है ये कहां पर होगा? ये होगा आपका गुजरात के गांधीनगर में, गांधीनगर गुजरात, ठीक है, ध्यान रखना है। गुजरात गांधीनगर। गांधीनगर डिक्लेरेशन भी हम लोगों ने एक लास्ट क्लास में किया था। गांधीनगर डिक्लेरेशन जो था वो किससे संबंधित था? गांधीनगर घोषणा पत्र। ये कमेंट में लिखना है आप लोगों को कि गांधीनगर घोषणा पत्र, जिसने पिछली वीडियो देखी है उसको अच्छे से पता होगा किससे संबंधित है, राइट। ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, गांधीनगर घोषणा पत्र किससे संबंधित है, राइट। इसके अलावा अगर बात करें, ये जो थर्ड ग्लोबल आलू कॉन्क्लेव या पोटैटो कॉन्क्लेव है, ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है। और गुजरात जो है पोटैटो प्रोडक्शन में टॉप पे है। गुजरात स्टेट जो है पोटैटो प्रोडक्शन में टॉप पे है। ये 28 से 30 जनवरी के बीच 3 दिन 3 डे लॉन्ग चला था। 3 दिन चला था 28 से 30 जनवरी को, ठीक है ना, ध्यान रखना है। 3 दिन लंबा था ये पहले जो हुआ है, पहले भी हो चुका है। तो वो कब हुआ है? फर्स्ट जो हुआ था वो आपका हुआ था 1999 में, और सेकंड कॉन्क्लेव जो हुआ था वो हुआ था आपका 2008 में। पहला 1999 और दूसरा कब हुआ है? 2008 में हुआ है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें भागीदार देश कौन था? इसमें भागीदार देश कौन था इस बार जो है? इसमें भागीदार कंट्री कौन सी थी? तो वो था नीदरलैंड, ठीक है। वो कौन सा था इसमें? नीदरलैंड, राइट। इसके अलावा जो आलू सम्मेलन संघ है वो आपका ये जो थर्ड कॉन्क्लेव करवाया गया है, इसमें किस किस के सहयोग से करवाया गया है? तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक तो जो इंडियन सेंट्रल पोटैटो इंस्टीट्यूट है, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इंडिया का, जो कि कहां पर लोकेटेड है? शिमला के अंदर। कौन कौन है ध्यान रखना है। ये भी आपसे पूछ लेता है कई बार कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये है आपका शिमला, ठीक है। शिमला कहाँ पर है आपको पता ही है। दूसरा एक चीज और कौन था साथ में? एक था ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसके अलावा और कौन था? अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय आलू संस्थान जो है के अंदर जो है, जहां पर इंटरनेशनल लोकेटेड है, वो कहां पर है? रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? ये है आपका लीमा। और लीमा कहां पर है? लीमा पेरू के अंदर है, ठीक है ना। पेरू जो देश है दक्षिण अमेरिका के अंदर, पेरू कंट्री है, उसका जो है उसके अंदर पड़ता है लीमा। तो लीमा जो है पेरू की कैपिटल है, लीमा देश के अंदर है ये। तो इनके सहयोग से बनाया गया था ये ध्यान रखना है। कौन कौन हो गया? एक तो भारत का जो पोटैटो अनुसंधान के अंदर है, कहां पर? शिमला। इसके अलावा जो है अंतरराष्ट्रीय आलू के अंदर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर किधर है? लीमा, पेरू। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, ये सब शामिल थे। जो भारत की एग्रीकल्चर रिसर्च जो सेंटर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जिसको हम लोग कहते हैं,
वो आपकी न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है उसका, वो शामिल है। इनके सहयोग से बनाया गया ये ध्यान रखना है। गुजरात पोटैटो में टॉप है। अभी अभी एक आंकड़े और आए थे कि फलों में सबसे ज्यादा जो है, फलों के उत्पादन में कौन सा राज्य है, और सब्जियों के उत्पादन में फलों में कौन है, आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन, फ्रूट्स का सबसे ज्यादा कर रहा है आंध्र प्रदेश, और सब्जियों का, वेजिटेबल्स का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है, वो कर रहा है वेस्ट बंगाल। तो ये दो बातें आपको और साथ में ध्यान रखनी। क्लियर है? तो इसी के साथ जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, गुजरात। राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, गुजरात हो गया। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया गुजरात, ये हो गया। क्लियर? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सक गर्भपात संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत गर्भपात कराने की सीमा को बढ़ाकर कितने सप्ताह तक कर दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, लेकिन वेरी इजी, आप लोगों को पता ही है। देखिएगा, मेडिकल टर्मिनेशन जो है ये कितने समय तक बढ़ा दिया गया है, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, जो आपका पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट था 1971, पहले क्या था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इसका संशोधन हुआ है अभी 2019 में। तो पहले जो है कितना था, 20 सप्ताह तक, 20 वीक्स के अंदर जो है, विद इन 20 वीक्स आप मेडिकल टर्मिनेशन या गर्भपात करवा सकते थे। अब क्या कर दिया गया है, 24 वीक्स, 24 सप्ताह कर दिया गया है। ठीक है ना, 24 सप्ताह कर दिया गया अभी मैक्सिमम पीरियड जिसमें मेडिकल टर्मिनेंसी। पहले क्या था कि एक चिकित्सक से सलाह लेना था, यानी एक डॉक्टर से सलाह लेना था आपको। अब क्या कर दिया, 24 सप्ताह वाले में अब 2 डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा। पहले एक था, अब 2 डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा, और एक उसमें गवर्नमेंट होना चाहिए। एक चिकित्सक जो है वो सरकारी होना चाहिए, दूसरा प्राइवेट हो सकता है। तो ये कुछ एक जो है चीजें कर दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखोगे आप लोग कि जो गर्भपात संशोधन विधेयक जो है 2020, इसके अंतर्गत 24 सप्ताह कर दिया गया। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? वेरी इजी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, नंदूर मधुमेश्वर आर्द्र भूमि स्थल कहां स्थित है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिर से आपका। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि मैंने बताया आपको कि वेटलैंड डे है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस जो है, और जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड्स है, आर्द्र भूमियां हैं, उनको इसी के तहत जो है सिलेक्ट किया जाता है। विश्व भर में 2300 के आसपास जो है टोटल आर्द्र भूमियां हैं, जिसमें से भारत के अंदर वर्तमान में कितनी हो गई है, 37 हो गई है। लेकिन पिछले काफी टाइम तक ये 26-27 थी, और 10 जो है अभी बढ़ाई गई है पीछे। तो ये 10 के नाम आपसे बार बार रिपीटेडली पूछा करेगा, इसलिए थोड़ा आदत डाल लेना इस चीज की कि ये कौन कौन से 10 जो 10 बढ़ाए गए हैं, इनमें से एक तो बढ़ाया गया है महाराष्ट्र के अंदर, एक कहां पर है, महाराष्ट्र में है, और 2 है आपके पंजाब के अंदर। इसके अलावा 3 है पंजाब के अंदर, और 6 जो है वो है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सर्वाधिक कहां पर है अभी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वेटलैंड जो है सबसे ज्यादा जो है वेटलैंड आपकी रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत सबसे ज्यादा 6 उत्तर प्रदेश के अंदर अभी बढ़ाई गई है। वैसे भी सबसे ज्यादा वेटलैंड जो है वो रामसार कन्वेंशन के तहत किसके अंदर है, यूपी के अंदर। रामसार कन्वेंशन क्या है, रामसार जो है वो सिटी है ईरान का। रामसार जो है वो कहां है, एक ईरान का सिटी है। यहां पर 1971 में रामसार कन्वेंशन हुई थी वेटलैंड्स के लिए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। तो इसलिए फेमस हो गया रामसार कन्वेंशन ईरान के अंदर 1971 के अंदर, 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो बढ़ाए गए हैं अभी इंडिया में टोटल कितने हो गए, 37 हो गए। अब इंडिया के अंदर जो टोटल 37 हुए हैं, इनमें से आपको थोड़ा थोड़ा आदत डालने की मैंने बात की। तो जैसे कि अभी जो नंदूर मधुमेश्वर की बात करें हम लोग, ये महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है नंदूर मधुमेश्वर जो आपका, ये महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अलावा और जो बढ़ाए गए हैं, जैसे कि पंजाब के अंदर है, पंजाब के अंदर 3 कौन कौन से है, पंजाब के अंदर केशोपुर मियां, पंजाब के अंदर कौन सा, एक तो केशोपुर मियां, केशोपुर मियां। इसके अलावा ब्यास रिजर्व, इसके अलावा नांगल रिजर्व, ये 3 पंजाब के अंदर है। ठीक है, पंजाब के अंदर कौन कौन सा है, केशोपुर मियां, ब्यास रिजर्व और नांगल रिजर्व जो है, ये 3 आपके हैं। ब्यास संरक्षण रिजर्व हो गया और नांगल रिजर्व, ये तीनों आपके पंजाब के अंदर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन से है, उत्तर प्रदेश के अंदर नवाबगंज, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो नवाबगंज हो गया। इसके अलावा आपका नवाबगंज के अलावा कौन कौन सा है, पार्वती आगरा,
पार्वती आगरा हो गया। और उत्तर प्रदेश में और कौन सा है? समन, समसपुर और सेंडी। ये सभी जो है ये क्या है? पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, इनको शामिल किया गया है। ठीक है, ये सभी जो है क्या है? 5 के 5 पक्षी अभयारण्य है। इसके अलावा जो एक है सराय नवर झील, एक और कौन शामिल हुआ है? सराय नवर झील, सराय नवर झील। तो ये 6 जो है उत्तर प्रदेश के अंदर हो गए। समझ पा रहे हैं? तो ये जो है आपका 1971 के अंदर रामसार कन्वेंशन के तहत 37 वेटलैंड हो चुके हैं भारत में। तो महाराष्ट्र के अंदर आपकी नंदूर मधुमेश्वर जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बता दीजिएगा फटाफट से। डी, राइट, डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बजट में सबसे ऊपर है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नाम आपने खूब सुना होगा। इसके अनुसार कौन सा राज्य बजट में सबसे ऊपर है? तो इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 4 पैरामीटर्स को बेसिकली देखा इसने। 4 पैरामीटर्स में क्या है कि बजट जो है, बजट प्रक्रिया किस राज्य की कैसी है, बजट प्रोसेस जो है वो कैसा है। इसके अलावा जो है इसके अंदर सार्वजनिक प्रकटीकरण, जो बजट का करना, सार्वजनिक रूप से लेके जाना, वो किस प्रकार से है। इसके अलावा बजट के बाद जो वित्तीय प्रबंधन है वो किस प्रकार से हो रहा है। और इसके अलावा बजट को नागरिकों के अनुकूल बनाने के लिए कौन सा स्टेट कितना प्रयास कर रहा है। ये 4 पैरामीटर के आधार पर जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहला स्थान मिला है असम को। सबसे पहले नंबर पे असम है और दूसरे नंबर पे आया इसमें उड़ीसा। उड़ीसा जो है दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे असम टॉप है इन 4 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। ये क्या करती है मेनली? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या करती है मेनली? 1993 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी 1993 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुख्यालय कहां पर है? बर्लिन, बर्लिन जर्मनी के अंदर है। बर्लिन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा ये क्या करती है? वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स जारी करती है। ठीक है ना, वर्ल्ड करप्शन, कितना भ्रष्ट है कौन सा देश, ये रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है फर्स्ट कंट्री जो आया था इस बार वो आया था डेनमार्क, कि डेनमार्क में सबसे कम करप्शन है। दूसरा नंबर मिला था न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड जो है सेकंड नंबर पे। और इंडिया को इसमें नंबर मिला था वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स की अगर बात करें तो भारत इसमें कौन से स्थान पर था? भारत था 80वें स्थान पर। ये 2019 की रिपोर्ट जारी की थी इसने इस बार भी। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया 80वें नंबर पे था, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें, भारत पिछली बार 2018 में 78वें स्थान पे था। तो 78 से दो पायदान और पीछे चला गया भारत, यानी करप्शन बढ़ा है हमारे यहाँ, कम नहीं हुआ है। ठीक है, और लास्ट अगर पूछ ले सबसे ज्यादा करप्ट कंट्री कौन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग, तो सोमालिया जो है वो सबसे मोस्ट करप्टेड कंट्री है, सोमालिया। राइट, तो डेनमार्क, न्यूजीलैंड ध्यान रखना टॉप, उसके बाद इंडिया 80th वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स के अकॉर्डिंग, और लास्ट सोमालिया। इसके बाद 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है बर्लिन जर्मनी। देन आपका असम जो है, इसकी अभी रिपोर्ट जो जारी हुई है बजट को लेकर, तो कौन सा राज्य बजट में सबसे ऊपर है, तो उसमें असम है। इसके पैरामीटर्स मैंने बताया आपको कौन कौन से पैरामीटर के अकॉर्डिंग देखना है, तो असम, फिर उड़ीसा। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, बाकी कोई लंबी छोड़िए। मैक्सिमम तो यहीं तक ही रुक जाएगा, क्वेश्चन यहीं तक ही रुक जाएगा, मैक्सिमम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इसका ये क्वेश्चन यहीं तक रुक जाएगा। करप्शन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो बार बार पूछा ही जाता है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेबेल अली गैस फील्ड निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताइएगा। जेबेल अली गैस फील्ड जो है, यहां पर जेबेल अली गैस फील्ड क्या है एक्चुअल में? जेबेल अली गैस फील्ड जो है ये 2005 में तुर्कमेनिस्तान के बाद 2005 में तुर्कमेनिस्तान के अंदर सबसे बड़ी गैस फील्ड की खोज हुई थी। उसका एक क्षेत्र है इसका तुर्कमेनिस्तान का गालकाइनिस करके जो है एक क्षेत्र है, जहां पर सबसे बड़ी जो आपकी गैस फील्ड जो है खोजी गई थी। उसके 15 साल बाद अभी यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरात्स के अंदर सबसे बड़ी गैस फील्ड खोजी गई है, जिसका अप्रोक्सीमेटली जो है हम लोगों ने क्षमता कैपेसिटी उसका अंदाजा लगाया है कि 80 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, 80 ट्रिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट जो है, फिट जो है इसकी इस जो वाली की, ये तो तुर्कमेनिस्तान वाला हो गया 2005 के अंदर। इसकी जो अभी की क्षमता है, कैपेसिटी है, ये कितनी अंदाजा लगाई जा रही है? 80
ट्रिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट, स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट, क्यूबिक फीट, ये इसका जो है इतना इसके अंदर भंडार है, कैपेसिटी है इसकी, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है। इससे भारत को कोई फायदा है? बिल्कुल है, भारत को गैस की जरूरत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसके लिए भारत को भी एक तरह से अपनी ऊर्जा जो है उसकी डिमांड को पूरा करने में कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। जब तुर्कमेनिस्तान के अंदर बड़ा भंडार था, तो अभी पीछे थोड़े दिन पहले भारत ने एक तापी गैस पाइपलाइन परियोजना बिछाई थी। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना, ये तुर्कमेनिस्तान से शुरू होकर इंडिया में खत्म हो रही थी। ये अभी हम लोगों ने शुरू की थी, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना, ठीक है। तो अभी यूएई के अंदर जो है ये खोज हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूएई के अंदर कौन सी हुई है? तो ये आपकी जेबेल अली गैस फील्ड, क्लियर है। इसके अलावा यूएई इस बार थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ इंपॉर्टेंट हो गया है। यूएई का कैपिटल क्या है? अबू धाबी। और यूएई में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हो गया इस बार? एक तो अब्राहम समझौता, अब्राहम अकॉर्ड या अब्राहम समझौता जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया। अब्राहम अकॉर्ड आपको पता है ना, किस किस के बीच में हुआ है? ये यूएई के बीच में, यूएई, बहरीन और इजराइल, इन तीनों देशों के बीच में शांति समझौता हुआ है, जिसे अब्राहम अकॉर्ड का नाम दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि काफी लंबे समय बाद जो है किसी अरेबियन कंट्री के साथ इजराइल का समझौता हुआ है, शांति समझौता हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? आईपीएल का 13वां, आईपीएल सीजन 13, आईपीएल का 13वां जो संस्करण है वो कहां पर चल रहा है? वो भी यहीं चल रहा है, ठीक है। आईपीएल का 13वां संस्करण जो है वो यहीं चल रहा है। 19 सितंबर से 10 नवंबर तक 53 दिन तक चलेगा ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो है इस बार जो है ड्रीम 11 को जो है टाइटल स्पॉन्सर का जो है वो ड्रीम 11 के पास आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर जो है वो ड्रीम 11 को मिला हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यूएई के अंदर और क्या था? होप मिशन, इनका पहला मंगल मिशन होप नाम से ये लॉन्च किया है इन्होंने। होप मिशन जो पहला मिशन है, मंगल मिशन, यूनाइटेड अरब एमिराट्स का, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। तो काफ़ी चीज़ें इस बार यूएई से रिलेटेड है, आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, तो इसलिए ध्यान रखना है। अब्राहम अकॉर्ड हो गया आपका किन देशों के बीच में है? यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच में है, क्लियर है। और आपका जेबेल जो आपकी गैस फील्ड है वो जेबेल अली, वो किस देश में है? तो ये आपकी यूएई के अंदर है, ठीक है। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, राइट। तो इसका आंसर क्या लिख दूं? डी। इसमें कोई शक किसी को, कोई दिक्कत? क्लियर है एकदम, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2019 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? बताइए शाबाश। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2019 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक्चुअल में 2004 से शुरू कर रखा है, 2004 से शुरू किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुनना। क्या चुनना? हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर नहीं बोला मैंने, वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर शुरू किया है। और वर्ड ऑफ द ईयर जो है 2019 के अंदर किसको चुना गया है? 2019 के अंदर अगर बात करें तो वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है क्लाइमेट इमरजेंसी को, और 2018 में चुना था टॉक्सिक को। 2019 में किसे चुना गया है? क्लाइमेट इमरजेंसी। और 2018 में किसे चुना गया था? टॉक्सिक। टॉक्सिक को चुना गया था 2018 में वर्ड ऑफ द ईयर, राइट। इसके अलावा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर की बात करें, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर की बात करें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, ये इसने 2019 में किसको चुना है? जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, वो है संविधान, संविधान। इसके अलावा 2018 में नारी शक्ति, नारी शक्ति को चुना था 2018 में। शक्ति मिली है कि नहीं आई डोंट नो, बट वर्ड ऑफ द ईयर, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर जो है नारी शक्ति थी 2018 के अंदर, राइट। तो ये आप लोगों ने क्या क्या देखा इसके अंदर? क्वेश्चन था आपका कि हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, मैंने बताया आपको वर्ड ऑफ द ईयर 2019-18 किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 2004 से शुरू किया। हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 में संविधान को, 2018 में नारी शक्ति को। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? एक तो बन सकता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, और दूसरा बन सकता है
आपका ये वाला क्लाइमेट इमरजेंसी, वर्ड ऑफ द ईयर। इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस करना आपको अच्छे से आना चाहिए कि हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर संविधान है और वर्ड ऑफ द ईयर कौन है, क्लाइमेट इमरजेंसी। जो वर्ड पिछले वर्ष में ज्यादा यूज होते हैं और ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, उन तमाम चीजों को देखते हुए जो है वर्ड ऑफ द ईयर और हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर जो है चुना जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर हो गया संविधान, मतलब ए जो इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, भारत और अमेरिका के मध्य दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है 18 दिसंबर 2019 को कहां पर आयोजित की गई या कहां पर आयोजित हुई? कौन सी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता? पहली नहीं है, इसका मतलब दूसरी लिखा हुआ है इसने, तो पहली इससे पहले हो चुकी है। तो पहली इससे पहले 2018 में हो गई थी, फर्स्ट 2018 में हो गई थी। अभी 2019 में कहां हुई है ये बात पूछ रहा है ये। तो 2019 18 दिसंबर को हुई है वाशिंगटन डीसी के अंदर। कहां पर हुई है? वाशिंगटन डीसी के अंदर हुई है, अमेरिका के अंदर। ठीक है, डीसी का मतलब आप लोगों ने बताया था कमेंट सेक्शन के अंदर, बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों को आइडिया है एटलीस्ट। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर नहीं सोचते हो तुम लोग डीसी को, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया डीसी, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो ये जो है वाशिंगटन डीसी में हुई आयोजित। अब 2+2 का मतलब क्या है? इसमें क्या होता है 2+2 में कि एक देश के दो मंत्री, कौन कौन? एक तो रक्षा मंत्री, दूसरा विदेश मंत्री। जैसे कि अगर बात करें कौन कौन हो गया, विदेश मंत्री, प्लस रक्षा मंत्री, और साथ में सचिव भी होता है। ठीक है, दूसरे देश के भी ये स्वयं सेम। ठीक है, ये 2+2 इसलिए 2+2 का नाम दिया इसको, जो कि आपस में बात करते हैं। जैसे कि रक्षा के बारे में यानी डिफेंस पर्पस के बारे में बात करेंगे कि डिफेंस में और क्या हो सकता है, दोनों देश क्या और कुछ मिलकर कर सकते हैं। उसी प्रकार से फॉरेन मिनिस्टर्स जो है वो भी बात करेंगे ट्रेड को और कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये तमाम चीजें जो है एक बातचीत करने का एक तरीका है जिसको नाम दिया गया 2+2 का। ठीक है, ऐसा नहीं है भारत ने अमेरिका के साथ ही किया, जापान के साथ भी 2+2 वार्ता हुई है भारत की। ठीक है, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, तो वो जो है 2+2 वार्ता में हिस्सा लेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है? एकदम क्लियर होनी चाहिए चीज आपको। तो ये जो है वाशिंगटन डीसी के अंदर हुई थी 18 दिसंबर 2019 को। अमेरिका की बात आ रही है। अमेरिका के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत बातें बताई थी। अमेरिका की 5 झीलें वेरी वेरी फेमस, जिसमें हुरोन है, ओंटेरियो है, इसके अलावा मिशिगन है, इरी है और लेक सुपीरियर जो कि सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है विश्व की। ये बात हम लोगों ने की। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया कि अमेरिका के अंदर टोटल 50 राज्य हैं, 50 स्टेट्स हैं अमेरिका के अंदर, जिसमें 48 तो उसकी मेन टेरिटरी में है। इसके अलावा 49वां अलास्का है और 50वां हवाई द्वीप है जो कि थोड़े दूर है उनसे। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी कि अमेरिका के अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जैसे कि मिसिसिपी और मिसोरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अमेरिका के अंदर सेंट लॉरेंस रिवर, इसके अलावा कोलोराडो रिवर, ये 2-3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। इसके अलावा अगर बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वहां पर आपका एंडीज पर्वतमाला जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉरी रॉकीज पर्वतमाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उत्तरी अमेरिका के अंदर। एंडीज तो नीचे दक्षिण अमेरिका में आ जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये कुछ एक चीजें जो आपको साथ साथ में ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर? तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के पश्चात केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी आइडिया नहीं है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीज। ये बात का ध्यान रखना है कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहले क्या था? 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, अब भी 36 है टोटल, पहले भी 36 थे टोटल। यही है ना, प्लस करोगे तो। उसमें से जम्मू कश्मीर जो था इसको हमने हटाया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ये किया था तो यूनियन टेरिटरी 9 हो गई थी। लेकिन बाद में हम लोगों ने क्या किया, दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली को जोड़ दिया, तो फिर से वो कितनी हो गई? 9 की बजाय 8 हो गई। समझ रहे हो? दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली को जो है 26 जनवरी, ये बात अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख के बताता हूं आप लोगों को। देखिएगा
जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है इनको कब 31 अक्टूबर, एक सेकेंड, 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर जो है इसके वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। पहले थे जीसी मुर्मू, लेकिन वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा। और लद्दाख के कौन है? तो लद्दाख के आर के माथुर। राइट, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा दूसरी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका दमन एंड दीव, दमन एंड दीव तथा नागर, दादर एंड नागर हवेली, सॉरी, दादर एंड नागर हवेली, नागर हवेली, इसका विलय कब हुआ? 26 जनवरी 2020 को। ठीक है, 26 जनवरी 2020 को इसका विलय हो गया। ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश कितने बच गए? टोटल 8 बच गए। ये बात आपको आइडिया होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसके अलावा जो है दमन इनकी कैपिटल है, जो है दोनों की सेम कैपिटल दमन है। इसके अलावा इसके वर्तमान में पहले इसके एडमिनिस्ट्रेटर जो है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इनके? तो पहले एडमिनिस्ट्रेटर है इसके प्राफुल खोदा पटेल। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है इस ज्वाइंट जब बनने के बाद, तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर इनके कौन बने हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये छुपा हुआ क्वेश्चन है। प्राफुल खोद पटेल, ये है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ज्वाइंट बनने के बाद। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस चीज को अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये जो है विलय होने के बाद जो है क्या कुछ हुआ है अभी। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है? एकदम क्लियर। कौन सा लगाऊं? बी को करेक्ट कर दें, बी जो है करेक्ट हो जाएगा, बी राइट आंसर है। ओके, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिला कौन है? बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन क्वेश्चंस हर रोज अपने सामने इतने इंपॉर्टेंट पता नहीं कहां से आते हैं ये, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बताइएगा 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिला कौन सी है? इनमें से निर्मला सीतारमण है कि रोशनी नडार मल्होत्रा है कि किरण मजूमदार है, या इनमें से कोई नहीं है, या उपयुक्त सभी है? कौन है बताइए। फोर्ब्स सूची हर साल जारी करता है 100 महिलाओं की, जो कि विश्व की सबसे शक्तिशाली या इन्फ्लुएंशियल वुमेन की सूची जारी करता है, जिसके अंदर लगातार 9 बार जो है, लगातार 9 टाइम्स जो है वो है एंजेला मर्केल। देखिएगा, फोर्ब्स जो है सूची जारी करता है 100 महिलाओं की हर वर्ष। उसके अकॉर्डिंग एंजेला मर्केल जो है, एंजेला मर्केल, ये जो है एंजेला मर्केल कहाँ की है? जर्मन चांसलर। ये फर्स्ट है, पहले स्थान पर है एंजेला मर्केल, पहले स्थान पर है एंजेला मर्केल, जो कि लगातार 9वीं बार है। एंजेला मर्केल जो है जर्मन चांसलर है ये। सेकंड जो है वो है क्रिस्टियन लगार्ड। क्रिस्टियन लगार्ड जो है वो कौन है? सेकंड नंबर पे है। क्रिस्टियन लगार्ड आपको पता होगा यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है उसकी अध्यक्ष है। क्रिस्टियन लगार्ड जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष है, लेकिन इससे पहले आईएमएफ की एमडी रह चुकी है। अभी वर्तमान में तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष है, लेकिन इससे पहले जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आईएमएफ, वेरी वेरी फेमस, आईएमएफ की एमडी भी रह चुकी है क्रिस्टियन लगार्ड। तो पहली 2 पोजीशन तो इनके हाथ है। इसके अलावा इंडियन कितनी है उसके अंदर? तो भारत की ये तीनों ही महिलाएं जो है उस फोर्ब्स सूची के अंदर शामिल है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनका नंबर क्या है? तो देखिएगा, जो निर्मला सीतारमण है, निर्मला सीतारमण आपको पता होगा भारत में कौन सा मंत्रालय संभाले वो भी वर्तमान में? निर्मला सीतारमण बता दीजिएगा फटाफट, कौन सा मंत्रालय है? कमेंट करो उसका। निर्मला सीतारमण जी के पास वर्तमान में कौन सा मंत्रालय है? बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, आपको अच्छे से पता होगा, लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कौन सा मंत्रालय। तो निर्मला सीतारमण जो है वो इस सूची के अनुसार है 34th, 34वां स्थान रहा है निर्मला सीतारमण का। ठीक है। इसके अलावा रोशनी नडार मल्होत्रा जो है, ये एचसीएल की सीईओ है, रोशनी नडार मल्होत्रा, जिनको स्थान मिला है 54वां, 54th, 54वां स्थान मिला है। इसके अलावा किरण मजूमदार,
बायोकॉन की संस्थापक है, जिसको ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया था अभी पीछे। तो बायोकॉन की संस्थापक है किरण मजूमदार। इसका स्थान रहा है 65, 65वां। तो ये तीनों ही जो है करेक्ट आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है डी, उपयुक्त सभी। फर्स्ट अंजेला मर्केल, दूसरा क्रिस्टीन लगार्ड। भारत की तीनों महिलाएं हैं। 34वां स्थान, 54वां स्थान और 65वां स्थान है किरण मजूमदार। किरण मजूमदार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायोकॉन की संस्थापक है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च अवार्ड जो है वो भी मिला उनको इस बार, जो है ऑस्ट्रेलिया का सम्मान जो है वो उनको मिला था। तो ये ध्यान रखना है, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि उनके द्वारा कोरोना की वैक्सीन बना ली गई है? बहुत सारे लोगों ने किया है, अप्रोक्सीमेटली 141 के आसपास वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन उनमें से कितनी को फाइनलिस्ट, 10 के आसपास फाइनलिस्ट हुई है। उनमें से क्या रहता है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है रूस। रूस के राष्ट्रपति ने दावा किया था, ये क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग बना था। रूस के ने दावा किया था और उन्होंने नाम दिया इसको स्पुतनिक। स्पुतनिक जो है ये नाम देकर इन्होंने वैक्सीन बनाई कोरोना की फर्स्ट, ठीक है, कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक नाम से रशिया ने बनाई। इसने जो है दावा किया था। और पुतिन के बारे में आपको पता ही होगा, पुतिन जो है राष्ट्रपति है जो कि कब तक रहेंगे, व्लादिमीर पुतिन जो है 2036 तक वही रहेंगे। इन्होंने दावा किया कि हम लोगों ने वैक्सीन बना ली है। फाइनल ट्रायल में अभी भी चल रही है उनकी, देखते हैं क्या रहेगा, ठीक है। इसके अलावा रशिया की कैपिटल मॉस्को है। देन रशिया के अंदर जो है डॉन हो गई, वोल्गा हो गई, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट रिवर्स है रशिया की। इसके अलावा रशिया ने अभी हाल ही में एम आर्कटिक नाम से, किस नाम से, एम आर्कटिक नाम से जो है एक सैटेलाइट जो है लॉन्च किया था, जो कि आर्कटिक क्षेत्र है उस पर निगरानी रखने के लिए एम आर्कटिक सैटेलाइट लॉन्च किया था रूस ने, जो कि आर्कटिक क्षेत्र जो है, आर्कटिक क्षेत्र पर निगरानी रखने के लिए, उसके जलवायु के बारे में निगरानी रखने के लिए किया था। इसके अलावा विश्व की सबसे गहरी झील, द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ पर है, रूस के अंदर है। डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड जो है वो रशिया के अंदर है, बेकाल झील, बेकाल झील बोलते हैं जिसको, ठीक है। सबसे ऊंची लेक टिटिकाका, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है, लेक टिटिकाका सबसे ऊंची है और सबसे गहरी लेक बेकाल है। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने जल संरक्षण योजना सुजलाम सुफलाम अभियान शुरू किया है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर, क्योंकि पानी का संरक्षण करना हम लोगों को बहुत जरूरी है, वाटर सेव करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो है बड़ी समस्या आने वाली है हमारे सामने। ये गवर्नमेंट भी समझ चुकी है और जो वाटर मिनिस्ट्री है, यानी वह जो आपकी एक तरह से जल शक्ति मंत्रालय नाम दिया गया है अभी, दो मंत्रालयों को इकट्ठा कर कर, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जल शक्ति मंत्रालय ये इस बात को अच्छे से समझ चुका है कि हम लोगों को वाटर कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए तरह तरह की स्कीम चलाई जा रही है, तो उसी तरह से स्टेट के अंदर भी चलाया गया है। अब पूछा जा रहा है कौन से राज्य ने सुजलाम सुफलाम अभियान शुरू किया है, तो ये किसने किया है, ये गुजरात ने किया है सुजलाम सुफलाम, ठीक है। ये किस स्टेट ने किया है, सुजलाम सुफलाम किया है गुजरात ने। ये वाटर कंजर्वेशन, समझते हो ना, पानी का संरक्षण, जैसे बारिश का पानी है, संरक्षण करो, लेकिन वेस्टेज को भी तो कम करो। जहां तुम नहा रहे हो वहां पर 2 बाल्टी तुम्हें टैप में से पानी आ रहा है, टूंटी खोला अपना, नहा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जरूरत के अनुसार। क्योंकि आज भी मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं भारत के अंदर भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग, जिनको पीने को ही नहीं है, कितनी दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। तो हम लोगों को वाटर कंजर्वेशन प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये हैबिट है सारी की सारी, हम लोग कर सकते हैं। अदरवाइज फिर गवर्नमेंट वाटर मीटरिंग करेगी, वाटर मीटरिंग होगा, उसके बाद आपको बिल भरना पड़ेगा पानी का, लाइक बिजली, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत और सोचना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह की चीज़ें फिर आने वाला फ्यूचर है, और अभी भी हो रहा है, वाटर मीटरिंग हो भी रखी है, लेकिन अभी तक प्रॉपर सिक्वेंशियल मैनर के अंदर वो लागू नहीं हुई है, तो वो हो जाएगी। दूसरी क्या चीज़ है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि सुजलाम सुफलाम तो गुजरात ने किया है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी जल शक्ति मंत्रालय है, इसने क्या किया, इसके मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है इसके मंत्री है, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है जल शक्ति मंत्रालय में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट वाटर पावर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, रतनलाल कटारिया, रतनलाल कटारिया। अब इस मिनिस्ट्री ने एक नया अभियान शुरू किया है एक तरह से, उसका क्या नाम है, ये फिर से इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है वाटर हीरोज। वाटर हीरोज,
यानी पानी के हीरो बनो। शेयर योर स्टोरी, क्या है? शेयर योर स्टोरी, अपनी स्टोरी को शेयर करो। अगर उसमें कुछ दम है तो शेयर करो, छोटा सा वीडियो बनाओ और उसके बारे में कुछ लिखो कि मेरे पास ऐसा उपाय है जिससे हम लोग वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने मांगा है हर महीने 10 जो है ऐसे लोग जो है जिनको वाटर हीरोज का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्लस जो है 10,000 रुपये भी मिलेंगे। एक ही महीने मिलेंगे, हर महीने नहीं मिलेंगे। 10,000 रुपया प्लस सर्टिफिकेट दिया जाएगा इनको वाटर हीरोज को। तो हर महीने गवर्नमेंट ऐसे 10 लोगों को सिलेक्ट करेगी जिनकी स्टोरी में कुछ दम हुआ। तो जो आपकी कौन सी क्या है इसका नाम? वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरी टू कंजर्व वाटर। ठीक है, वाटर पानी संरक्षण करने के लिए काम किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। इसके अलावा अटल भूजल योजना भी शुरू कर रखी है। इसी मंत्रालय ने क्या शुरू कर रखी है? गुजरात गवर्नमेंट की बात तो हम लोगों ने कर ली थी, सुजलाम सुफलाम, लेकिन जो है जल शक्ति मंत्रालय ने क्या कर रखा है? इसने अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना भी शुरू कर रखी है। पानी के बचाव के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए अटल भूजल योजना जो है ये शुरू कर दी थी। 2019 के अंदर की थी इन्होंने, 25 दिसंबर 2019 को, 25 दिसंबर 2019 को ये शुरू की थी। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना। अटल भूजल योजना कब हुई थी? 25 दिसंबर, सुशासन दिवस को। अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड है सुशासन दिवस, आपको पता ही है अच्छे से। ठीक है, तो इस दिन ये अटल भूजल योजना शुरू की थी। राइट, तो इस तरह के ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। हर दिन मुझे लगता है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इनको अच्छे से करने चाहिए। और पिछली क्लासेस जो बच्चा अभी भी नहीं देख पाया है, मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, अभी भी दूर नहीं गया है वो, अभी भी देख ले, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह है एक अपने पास, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।